आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। कैलेंडर पर साल बदला लेकिन सरहद का हाल नहीं बदला। एक तरफ चीन है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान, और दोनों की जुगलबंदी भारत के लिए खतरे का सिग्नल है। यह खतरा 2020 में भी था, यह खतरा 2021 में भी है। भारत के सामने चुनौती यह है कि कैसे इस खतरे का जवाब दिया जाए जो साजिशें चीन और पाकिस्तान लगातार करते रहे हैं। तो इसका जवाब भारत घरेलू स्तर पर खुद को मजबूत कर दे सकता है, लेकिन साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत को खुद को मजबूत बनाना होगा। और मजबूती का ये रास्ता संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से होकर गुजरता है, जिसका भारत अभी अस्थायी सदस्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने 2021 में बड़ी चुनौती होगी भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनवाना, जो देश की पुरानी मांग रही है। टेली सीरीज सर्वशक्तिमान मोदीज मिशन इन 2021 के इस एपिसोड में देखिए अधिकार, रेस फॉर डोमिनेंस। आसमां में सर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर, दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर घोर अंधेरे को मिटाने, घोर अंधेरे को मिटाने अभी तो सूरज उगा है। विश्वास की लौ जलाकर, सबका तेज बनकर अभी तो सूरज उगा है। आग को समेटते, प्रकाश को बिखेरता, चलता और चलाता, चलता और चलाता अभी तो सूरज उगा है। अभी तो सूरज उगा है। अभी तो सूरज उगा है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हिंदुस्तान का सूरज अभी उगा है और इसको नुमाया कर रही है ये तस्वीर। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग संस्था मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 55% स्वीकृति के साथ दुनिया भर के नेताओं में टॉप पर हैं। इससे पहले भी कई सर्वे बता चुके हैं कि बतौर ग्लोबल लीडर नरेंद्र मोदी तेजी से उभर रहे हैं। इस सच्चाई के बावजूद सख्त सच्चाई हिंदुस्तान की सरहदों पर मौजूद है। गलवान के गुनहगार चीन के 100 लड़ाकू जहाज हिंदुस्तान के सरहद के बिल्कुल करीब मौजूद हैं। सैटेलाइट तस्वीरों ने चीन की जंगी चाहत को बेपर्दा किया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की साजिशें बेधड़क जारी हैं। वजीर आजम इमरान खान और उनके उस्ताद जनरल कमर जावेद बाजवा का टेरर नेटवर्क वादी कश्मीर और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक्टिव है। ऐसे में जब पाकिस्तान की हर नापाक हरकत का मास्टरमाइंड चीन है, तो हिंदुस्तान के लिए चैलेंज डबल है। एक चैलेंज अगर युद्ध के मैदान में डबल दुश्मन से निपटने का है, तो दूसरा चैलेंज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ज्यादा पावरफुल बनने का है। प्रधानमंत्री मोदी के 6 साल के कार्यकाल में दुनिया के देशों से हिंदुस्तान की निजी केमिस्ट्री में तो बेशुमार सुधार हुआ, लेकिन सच यही है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के लिहाज से और शक्तिशाली, ज्यादा हिस्सेदारी के मोर्चे पर भारत 1947 की स्थिति में है। 1 जनवरी को भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना, लेकिन ये उपलब्धि बेमानी है। भारत को चीन, अमेरिका
रूस की तरह यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनना है और इसके लिए संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्था में बदलाव जरूरी है। आज पूरे विश्व समुदाय के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है कि जिस संस्था का गठन तब की परिस्थितियों में हुआ था, उसका स्वरूप क्या आज भी प्रासंगिक है? संयुक्त राष्ट्र के वर्चुअल मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस बदलाव की वकालत कर रहे हैं, ऐसी मांगे बीते कई बरसों से हो रही हैं। भारत की मांगे बेमानी भी नहीं है, क्योंकि भारत में विश्व की दूसरी सबसे अधिक जनसंख्या रहती है। भौगोलिक क्षेत्रफल के मामले में भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। जीडीपी के मामले में भारत का नंबर 5वां है। भारत की सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में योगदान के आधार पर इस पद की सभी जरूरतों को भारत पूरा करता है। इस वैश्विक महामारी से निपटने के प्रयासों में संयुक्त राष्ट्र कहां है? एक प्रभावशाली रिस्पॉन्स कहां है? अध्यक्ष महोदय, संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रियाओं में बदलाव, व्यवस्थाओं में बदलाव, स्वरूप में बदलाव आज समय की मांग है। संयुक्त राष्ट्र का भारत में जो सम्मान है, भारत के 130 करोड़ से ज्यादा लोगों का इस वैश्विक संस्था पर जो अटूट विश्वास है, वो आपको बहुत कम देशों में मिलेगा। लेकिन ये भी उतनी ही बड़ी सच्चाई है कि भारत के लोग संयुक्त राष्ट्र के रिफॉर्म को लेकर जो प्रोसेस चल रहा है, उसके पूरा होने का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। आज भारत के लोग चिंतित हैं कि क्या ये प्रोसेस कभी एक लॉजिकल एंड तक पहुंच पाएगा? संयुक्त राष्ट्र में बदलाव समय की जरूरत है। 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद दुनिया का ताना बाना बदल चुका है। कई देशों की हस्ती बेमानी हुई है तो कई देश ताकतवर बनकर उभरे हैं। हिंदुस्तान दुनिया की उभरती हुई आर्थिक और सैन्य शक्ति है। आने वाला साल हिंदुस्तान का है, जिसमें भारत दुनिया का नेतृत्व करने वाला विश्व गुरु बनने वाला है। ऐसे में भारत के लिए चैलेंज है कि वो 2021 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता हासिल करे। इस मुश्किल मिशन में फूल कम और कांटे ज्यादा हैं। सवाल है, क्या यह मिशन प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति की काबिलियत की अग्नि परीक्षा है? ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब संयुक्त राष्ट्र के मंच से पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा था कि ये संस्था अब निष्क्रिय हो रही है। इस बयान का ये अर्थ था कि वक्त के साथ संयुक्त राष्ट्र ने अपनी व्यवस्था में बदलाव नहीं किया है। यहां द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की ही व्यवस्था लागू है, जबकि सच्चाई यह है कि पिछले 75 बरस में दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। इसलिए अब संयुक्त राष्ट्र में आमूलचूल बदलाव करने की जरूरत है, जिसमें भारत जैसे देश को अहम रोल दिया जाना बहुत जरूरी है, जहां दुनिया की 18% आबादी रहती है। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए महासभा, द चेंज्ड डायनामिक्स। एक तरफ 1945 की दुनिया, जहां सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जख्मों के दर्द से दुनिया कराह रही थी। भविष्य में ऐसी नौबत ना आए, बारूदी बदला लेने के लिए दुनिया के देश जानी दुश्मन न बन जाएं, इस नियत के साथ 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। 75 साल बीत गए और इस दौरान दुनिया की जियोपॉलिटिक्स 180 डिग्री घूम चुकी है।
अब महाशक्ति वो है जो सैन्य शक्ति के साथ साथ आर्थिक शक्ति भी हो। इस लिहाज से अमेरिका को टक्कर चीन दे रहा है, जिसकी इकोनॉमी दैत्याकार हो चुकी है। दूसरी तरफ रूस है जो अपनी आर्थिक ताकत होने की हस्ती गंवा चुका है। फिर भारत तेजी से विकास करता हुआ देश है जो न सिर्फ एक सैन्य ताकत है बल्कि दुनिया के मुल्कों के लिए सबसे बड़ा बाजार भी है। ऐसे में जब आर्थिक उदारीकरण की लहर चल रही हो, ग्लोबल बाजार का विचार पुरजोर हो, तो मौजूदा वक्त में भारत को नजरअंदाज करना असंभव है। बावजूद इस सच्चाई के 1945 वाले संयुक्त राष्ट्र में सुधार के प्रयास ढाक के 3 पात साबित हुए। उन्नीस से संयुक्त राष्ट्र के एजेंडे में सुरक्षा परिषद में सुधार शामिल है। संयुक्त राष्ट्र के गठन के वक्त 51 सदस्य देश थे, जबकि आज की तारीख में 190 से अधिक देश सदस्य हैं। यूएन का अस्तित्व ही सुरक्षा परिषद पर आधारित है। उसके सारे कार्यक्रम सुरक्षा परिषद की मंजूरी के बाद अमल में आते हैं। सुरक्षा परिषद की इजाजत के बिना बजट भी पारित नहीं होता। ऐसे में सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार समय की आवश्यकता है। 1965 में इसका एक बार विस्तार किया गया। 1945 में गठन के वक्त सुरक्षा परिषद में 11 सदस्य थे, 5 स्थायी और 6 अस्थायी। उन्नीस में सुरक्षा परिषद में सुधार किया गया और 11 सदस्यों की जगह संख्या 15 हो गई। सुधार के बाद 4 अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, लेकिन सुधार के बावजूद स्थायी सदस्य 5 ही रहे, जिनमें चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और रूस शामिल थे। सवाल है, सुधारों के बाद भी संयुक्त राष्ट्र का ताना बाना व्यवहारिक नहीं है। ताज्जुब यह है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अधिकतर काम अफ्रीका से जुड़े हैं, लेकिन इसमें अफ्रीका को कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। यही कारण है कि अफ्रीकी देशों का गुट C10 अफ्रीकी देशों को सुरक्षा परिषद में शामिल करने की वकालत करता है। फिर किसी मसले पर सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की मतभेद के हालात में वीटो की व्यवस्था है। समय है कि वीटो पावर में भी बदलाव किया जाए। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र का लोकतांत्रिकरण समय की मांग है। मतभेद की स्थिति में विवादित मुद्दों को संयुक्त राष्ट्र महासभा में लाया जाना चाहिए। फिर बहुमत के फैसले को सुरक्षा परिषद पर लागू किया जाना चाहिए। सवाल है, क्या संयुक्त राष्ट्र के कामकाज के तरीकों में कभी बदलाव आएगा? भारत सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए G4 देशों के प्रस्ताव का समर्थन करता है, जिसमें भारत, जर्मनी, ब्राजील, जापान शामिल है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बुनियादी ढांचे में बदलाव के लिए 2005 में G4 की नींव रखी गई थी। भारत बीते दशकों में लगातार सुरक्षा परिषद में प्रतिनिधित्व के लिए दबाव बना रहा है। यह तार्किक भी है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के सैनिकों में भारत का तीसरा सबसे बड़ा योगदान है। भारत ने 50 से ज्यादा पीस कीपिंग मिशन में अपने जांबाज सैनिकों को भेजा है। भारत ने इसमें अपने सबसे ज्यादा सैनिकों को खोया भी है। ऐसे में सुरक्षा परिषद में भारत की एंट्री दुनिया के शक्ति संतुलन और तरक्की के लिए बहुत अहम है। दुनिया भी मानती है कि भारत के इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और यूएन में सक्रिय रोल को देखते हुए सुरक्षा परिषद में यूएन में भारत को स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए। लेकिन यह काम रातों रात संभव नहीं है। भारत के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा चीन है। हालांकि यूएनएससी के परमानेंट मेंबर चीन को बनाने में भारत का अहम रोल माना जाता है,
लेकिन चीन की 1962 से लेकर गलवान तक नीति नहीं बदली है। विस्तारवाद चीन की नसों में है और उसके रास्ते का सबसे बड़ा रुकावट हिंदुस्तान ही है। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए शूल, द चाइनीज चैलेंज। चौदह फरवरी 2019, पुलवामा, कश्मीर। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर सीआरपीएफ का काफिला जब अवंतीपोरा के करीब पहुंचा तो कार में सवार सुसाइड बॉम्बर ने धमाका कर दिया। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए। पंद्रह जून 2020, गलवान, लद्दाख। लद्दाख के गलवान की ऊंची चोटियों पर निगहबानी कर रहे भारतीय सेना के बिहार रेजिमेंट के जवानों की घुसपैठिए चाइनीज आर्मी से झड़प हुई। इस झड़प में सेना के 20 जवान चाइनीज आर्मी को मारते मारते शहीद हो गए। क्या पुलवामा और गलवान में कोई कनेक्शन है? बेशक दोनों वारदातों में तुलना नहीं हो सकती, लेकिन इनके इरादे एक जैसे हैं। पुलवामा का गुनहगार पाकिस्तान का पालतू आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद। इस आतंकी संगठन का मुखिया मसूद अजहर है। हिंदुस्तान को बार बार जख्म देने वाला मसूद अजहर वो है जिसकी पीठ पर पाकिस्तान के साथ साथ चीन का भी हाथ है। वो चीन है जिसने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के संस्थापक मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र से ग्लोबल आतंकी घोषित नहीं होने दिया। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का चीन स्थायी सदस्य है और उसने फ्रांस के प्रस्ताव पर वीटो कर दिया था। चीन ने ऐसा चौथी बार किया और इसे भारत के लिए बड़ा झटका माना गया। सवाल है, जो मसूद अजहर घोषित आतंकी है, जिसकी आतंकी करतूतों के तमाम सबूत हिंदुस्तान ने दुनिया के देशों को उपलब्ध करवाए, आखिर उसकी ढाल क्यों बना चाहिए? चीन एशिया का दादा बनना चाहता है, जहां वो अपने विस्तारवाद को अंजाम देने के लिए मनमर्जी करता रहे। लेकिन भारत के रहते विस्तारवादी चीन की दादागिरी पर लगाम लगती है। चीन नहीं चाहता कि भारत को यूएनएससी की स्थायी सदस्यता मिले और वो इसका विरोध भी करता है। अगर भारत को यूएनएससी में स्थायी सदस्यता मिलती है तो वो भी चीन की तरह मजबूत हो जाएगा। ये वही चीन है जिसके बारे में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अपनी किताब नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया में लिखा है। 1953 के आसपास भारत को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनने का प्रस्ताव मिला था, लेकिन उन्होंने चीन को दे दिया। भारतीय राजनयिकों ने वो फाइल देखी थी जिस पर नेहरू के इनकार का जिक्र था। नेहरू ने यूएन की सीट ताइवान के बाद चीन को देने की वकालत की। हालांकि स्थायी सदस्य बनने से नेहरू के इनकार की थ्योरी विवादास्पद है। खुद नेहरू से लेकर कई लेखकों ने इसे खारिज किया है, लेकिन बीजेपी ने हमेशा इसे मुद्दा बनाया। जहां यह समझना जरूरी है कि 1949 में लाल क्रांति के बाद चीन में माओ के नेतृत्व में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई। तब संयुक्त राष्ट्र में चीन का प्रतिनिधित्व चियांग काई शेक के रिपब्लिक ऑफ चाइना करता था, जो 1949 के बाद ताइवान शिफ्ट हो गया। इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ में ताइवान को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता हासिल हुई, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को यह सीट देने से इनकार कर दिया। कुछ विशेषज्ञ मानते थे कि नेहरू की सोच थी कि 1949 में नए चीन के उदय से दुनिया का शक्ति संतुलन बदल गया है। इस विश्व व्यवस्था से नए चीन को अलग रखना नामुमकिन और खतरनाक है। लेकिन आज पूरी दुनिया में कोरोना के कारण चीन की कारस्तानी गवाह बन रही है। सवाल है, कोरोना फैलाने वाला चीन संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बनकर भी दुनिया के लिए कितना जिम्मेदार है?
दूसरी तरफ भारत है जो लगातार यूएनएससी में स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है। भारत की कोशिशों के नतीजे पूरी तरह निराशाजनक भी नहीं रहे। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस जैसे ताकतवर देशों ने भारत की स्थायी सदस्यता को कई मौकों पर समर्थन भी किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भारत की स्थायी सदस्यता का मतलब है उन देशों का खात्मा तय है जिन्हें अमन पसंद नहीं है। चीन हो या पाकिस्तान अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर भारत के हाथ में वीटो पावर होगी तो उनका खात्मा तय है। भारत के पास स्थायी सदस्यता न होने का दुश्मन कैसे फायदा उठाते हैं, किन किन तरकीबों के सहारे टेरर एक्सपोर्टर खुद को बचाते हैं, ये जानेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। पाकिस्तान कितनी दफा सुरक्षा परिषद के सामने बेनकाब हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ कोई सख्त एक्शन नहीं लिया जाता है। लेकिन अब पाकिस्तान के बचने की मियाद भी पूरी होने वाली है। पाकिस्तान अब और दिन नहीं बच सकता है। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए बेगाने, नो मोर अ थ्रेट। ये अगर मसला जंग की तरफ चला गया तो याद रखें कि न्यूक्लियर हथियार हैं दोनों मुल्कों के पास। इसके लिए हम हर हद तक जाने को तैयार हैं। पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। 5 अगस्त 2019, संसद भवन, नई दिल्ली। एक ऐतिहासिक, साहसिक और जरूरी फैसला हुआ। भारतीय संसद ने कश्मीर का कांटा निकाल फेंका। गृह मंत्री ने कश्मीर के अनुच्छेद 370 के बंधन से आजादी का ऐलान कर दिया। इस ऐलान से पड़ोसी देश में कोहराम मच गया। घाटी में बारूदी साजिशें रचने वाला पाकिस्तान बिलबिला उठा। आतंकी आकाओं को सांप सूंघ गया। पाकिस्तानी सेना सख्ते में आ गई। पड़ोसी दुश्मन भारतीय संविधान से एक धारा हटाने और अनुच्छेद के खात्मे पर युद्ध की धमकियां देने लगा। ये अगर मसला जंग की तरफ चला गया तो युद्ध भी सबसे घातक हथियारों से परमाणु युद्ध की धौंस पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, मंत्री, संतरी सब दे रहे थे। आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का हमला करेंगे? पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। ये गीदड़ भपकियां फिजूल थी। पाकिस्तानी ढोंग ज्यादा दिन नहीं टिका, जिसके बाद पाकिस्तान ने कश्मीर पाखंड का स्टेज यूएन महासभा को बनाया। इमरान खान कश्मीर मुद्दे की वकालत करते चले गए। कलई ऐसी खुली कि कहीं के नहीं रहे। यूएन महासभा में कश्मीर का मुद्दा उछाल कर इमरान ने जो बातें की, उससे पाकिस्तान की किरकिरी हो गई। इमरान खान ने दुनिया के सबसे बड़े मंच पर कबूल किया कि उनका देश आतंकियों को ट्रेनिंग देता रहा। टेरर फंडिंग से लेकर दुनिया भर में आतंकियों को फैलाने का कबूलनामा सुन दुनिया दंग रह गई। Pakistani army, ISI trained Al-Qaeda and all these groups to fight in Afghanistan. ये पहली बार नहीं था। पाकिस्तान की यूएन में न जाने कितनी बार फजीहत हो चुकी है। मलिहा लोधी जैसी पाकिस्तानी राजदूतों ने खुद अपने मुल्क की भद पिटवाई। यूएन में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि मलिहा लोधी ने 23 सितंबर 2017 को झूठी तस्वीर दिखाकर मनगढ़ंत आरोप मढ़े। जिस तस्वीर को मलिहा लोधी ने सबूत बताया वो फर्जी निकली। भारत ने जब पाकिस्तानी पाखंड की पोल खोली तो मलिहा लोधी मुंह छिपाते फिरने लगी। मलिहा लोधी ने फिलिस्तीनी राव्या अबू जाम की तस्वीर दिखाई, जिसे अमरीकी फोटोग्राफर हेदी लेवाइन ने जुलाई 2014 में कैमरे में कैद किया था। The permanent representative of Pakistan in her statement yet again sought to divert attention from Pakistan's role as the hub of global terrorism. She did so by callously holding up a picture of an injured girl. It was a photograph of Ravia Abu Joma, a girl from Palestine.
The picture was taken on 22nd July 2014 by an American photographer, Hedy Levine. The permanent representative of Pakistan misled this assembly. जिस तस्वीर से पाकिस्तान दुनिया को धोखा दे रहा था, उसके सामने जब कश्मीर की सच्ची तस्वीर दिखाई गई तो हालत खराब हो गई। हिंदुस्तान ने उस शूरवीर की कहानी दुनिया को बताई जिसे पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने अपहरण कर लिया था। उमर फयाज की शहादत का सच सुन यूएन महासभा में सन्नाटा पसर गया। मलिहा लोधी को इसके बाद पाकिस्तानी ही खरी खोटी सुनाने लगे। That's no way of asking. Okay, so I have a question. No. That's not the way. People are going to reach to you like this now. No. Nobody's going to get away anymore. Nobody. That's not. No, we are not replying like that. You're not replying. No, we will not reply like that. Yeah, that's you guys are stealing our money. No, that's you guys are thieves for 20 years. 20 years. 20 years. Excuse me. Watch your back. Watch your back. Oh, sorry. 20 years. You guys are thieves. दूसरे देशों में बसे पाकिस्तानी अपने हुक्मरानों की हकीकत से वाकिफ है। यूएन में पाकिस्तान सिर्फ झूठ बेचता है। जिस देश में संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधित दहशतगर्दों को ऐशो आराम मिलता है, जहां हाफिज मसूद जैसे जहरीले आतंकी आका हुक्म चलाते हैं, उसके साथ क्या हश्र होना चाहिए। पाकिस्तान जैसे इंसानियत के दुश्मन देश की विश्व बिरादरी अनदेखी कब तक करेगी। जिस देश में 50 करोड़ का इनामी आतंकी आका हाफिज सईद जेल में छिप कर बैठा हो, जहां मसूद अजहर जैसे फिदायीन फैक्ट्री चलाने वाला आतंकी खुलेआम घूमता हो, जहां मुंबई सीरियल ब्लास्ट धमाके का गुनहगार दाऊद इब्राहिम सरकार का मेहमान हो, जहां ज़कीउर रहमान लखवी जैसे जहरीलों पर कार्रवाई का ड्रामा होता हो, उस पाकिस्तान को कब तक बख्शा जाएगा। इंसानियत के दुश्मनों का पक्का इलाज करने के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता जरूरी है, ताकि वीटो पावर के हथियार से दुनिया से टेरर का सफाया हो सके। वो वीटो शब्द जिसमें परमाणु बम से भी ज्यादा ताकत छिपी है, उसका अर्थ होता है फॉरबिड, यानी मैं इजाजत नहीं देता हूं। अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में से 4 किसी प्रस्ताव पर राजी हो जाते हैं, लेकिन 5वां वीटो लगा देता है, तो प्रस्ताव निरस्त हो जाता है। और इसी वजह से अभी तक भारत को उसका जायज हक नहीं मिल पाया है। लेकिन अगर इतिहास में झांकें तो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर देश का कनेक्शन पंडित नेहरू से भी जुड़ता है। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए संकट मोचक, ऑलवेज बाय योर साइड। भारत के साथ सचिव स्तर की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। फ्रांस भारत से वो मंत्र जानना चाहता था जिसका असर 2014 के बाद से देश महसूस कर रहा है।
नरेंद्र मोदी की सरकार ने जिस तरीके से आतंक के हर नेटवर्क को ध्वस्त किया, उससे दुनिया के साथ साथ फ्रांस भी चकित है। फ्रांस भारत को सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य बनाना चाहता है, लेकिन उसके हाथ बंधे हुए हैं। फरवरी 2019 में चीन ने मसूद अजहर पर ग्लोबल टेररिस्ट का लेबल चस्पा होने से बचाने के लिए फिर वीटो लगा दिया। इस बार तो रूस भी अमेरिका के साथ था। बाकी बचे 2 स्थायी सदस्य ब्रिटेन और फ्रांस को भी ये लगा कि सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट पर एक ऐसा मुल्क होना चाहिए जिसके लिए मानवता पहले हो, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो आतंक को जड़ से कुचले भी। पूरी दुनिया में ऐसा एक ही देश है, हिंदुस्तान। इतिहास में ऐसे कई मौके आए जब चीन को छोड़कर सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों ने भारत को परमानेंट मेंबर बनाने पर जोर दिया। भारत के अलावा जर्मनी, जापान और ब्राजील भी इस रेस में हैं, लेकिन शक्ति और कूटनीति का अद्भुत संतुलन सिर्फ भारत के पास है। पिछले साल 14 जून को गलवान में भारत और चीन की हिंसक झड़प हुई, खूब खून बहा और 23 जून को रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत का समर्थन कर दिया। रूस के इस कदम से बीजिंग में सन्नाटा पसर गया। चीन के पास जब तक वीटो है, तब तक भारत के लिए सुरक्षा परिषद की परमानेंट सीट एक चैलेंज है। सोलह जून 2020 को ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर बैरी ओ'फेरल ने इंडिया के पक्ष में एक बहुत बड़ा बयान दिया। बैरी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया लंबे समय से भारत को सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य बनते हुए देखना चाहता है। भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनाइन भी ये साफ कर चुके हैं कि आतंकवाद से लड़ने की जो प्रतिबद्धता भारत में है, वो पूरी दुनिया के लिए मिसाल है और सुरक्षा परिषद में भारत का शामिल होना पूरी दुनिया के लिए गुड न्यूज होगी। 29 जनवरी को ब्रिटिश हाई कमिश्नर डोमिनिक एज्विकित ने भी कहा था कि भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होना चाहिए। पांच में से 4 ताकतें भारत को अपना मित्र मानती हैं। दुनिया के लिए इंडिया को मोस्ट फ्रेंडली नेशन कबूल करती हैं, लेकिन ग्लोबल विलेन चीन भारत की इस लोकप्रियता से जलता है। जब तक चीन के पास वीटो ताकत है, वो भारत को कभी भी सिक्योरिटी काउंसिल में लाइफ टाइम एंट्री नहीं देगा। चीन को पता है दुनिया की महाशक्तियों के बीच उसका दबदबा तभी तक है जब तक भारत को परमानेंट एंट्री नहीं मिलती। चीन के दुश्मनों के साथ साथ उसके दोस्त भी भारत के मुरीद हैं, मोदी की कूटनीति के प्रशंसक हैं, हिंदुस्तान की पहचान के आगे नतमस्तक हैं। अप्रैल 1994 को रवांडा के किगली एयरपोर्ट पर हुई एक वारदात ने लाखों जिंदगियों को तबाह कर दिया था। रवांडा और बुरुंडी के राष्ट्रपति की हत्या हुई थी। इस हत्याकांड के पीछे कौन था, ये कोई नहीं जान पाया, लेकिन इसके बाद 100 दिन तक रवांडा में खूनी खेल खेला गया। नरसंहार में 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, वो भी तब जब संयुक्त राष्ट्र और बेल्जियम की सेनाएं रवांडा में मौजूद थीं। अमेरिकी अनदेखी का खामियाजा भुगतना पड़ा रवांडा के लोगों को। उन दिनों अमेरिकी सैनिक सोमालिया में मारे जा रहे थे, जिसकी वजह से अमेरिका ने अफ्रीकी देशों में दखलंदाजी करने से इनकार कर दिया था। संयुक्त राष्ट्र में सुपर पावर की धाक है। सुपर पावर जो चाहता है वो करवाता है। उसके इशारों पर बहुत कुछ होता है संयुक्त राष्ट्र में। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए उस्ताद, पावर पजल ऑफ अमेरिका। चौदह अप्रैल 2018, शायरत, सीरिया। समंदर में तैनात जंगी बेड़े से 50 क्रूज मिसाइलें एक ही इलाके में दागी गईं। जिनके धमाके के बाद का मंजर खौफनाक था। आसमान तक उठता बारूदी धुआं,
जमीन पर आग ही आग। मिसाइलें सुपर पावर अमेरिका की थी। हमले में किसी के जिंदा बचने का कोई मौका नहीं मिला। सीरिया के सैन्य अड्डे को कब्रिस्तान बनाकर प्रेसिडेंट ट्रंप ने डायरेक्ट युद्ध का आगाज किया था। जबकि सीरिया के साथ पुतिन की पावर थी। रूसी सेनाएं सीरिया के गृह युद्ध में बशर अल असद को जीत दिलाने उतरी थी। अमेरिका और रूस की भिड़ंत युद्ध के मैदान के साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी शुरू हो गई। सीरिया में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल के मसले पर रूस अमेरिका भिड़ गए। सीरिया में 40 बार अलग अलग इलाकों में केमिकल वेपन के इस्तेमाल के आरोप लगे थे। रासायनिक हथियारों पर नजर रखने वाले संगठन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स यानी OPCW ने जब पड़ताल की तो रूस ने वीटो पावर लगा दी। लेकिन अमेरिका को इतनी आसानी से हार बर्दाश्त नहीं। सुपर पावर ने संयुक्त राष्ट्र संघ में मिली मात की खुन्नस सीरिया को तबाह करके निकाली। सीरिया का कोई शहर सलामत नहीं बचा। अमेरिका ने सीरिया में घुसकर आतंकी आका अबू बकर अल बगदादी का खात्मा तक कर दिया। सुरक्षा परिषद में रूस से पिटने की खींच सुपर पावर ने उसके एक और दोस्त देश को बर्बाद करके निकाली। यह देश ईरान है, जिसे अमेरिका किसी भी कीमत पर एटम बम बनाने नहीं दे रहा, जिसे अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों में जकड़कर जर्जर कर दिया। दोनों देशों में अदावत एटमी डील ब्रेक होने के बाद जोर पकड़ने लगी थी। फिर अचानक ईरान ने अमेरिका पर हमले शुरू कर दिए। अमेरिका को ईरान ने इराक में टारगेट किया। इकतीस दिसंबर 2019 की तारीख से बगदाद में अघोषित युद्ध शुरू हो गया। बगदाद में अमेरिकी दूतावास के कंपाउंड में हजारों की भीड़ ने हमला बोला। एम्बेसी के बाहर चेकपोस्ट पॉइंट को फूंक दिया। फिर गेट तोड़कर दूतावास के कंपाउंड में घुसकर हमलावरों ने एम्बेसी को आग लगा दी। डेथ टू अमेरिका के नारे लगाती भीड़ पत्थर को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही थी। अमेरिकी राजदूतों की जान बचाने वाला कोई नहीं था। जिसके बाद करीब 5200 अमेरिकी सैनिकों को इराक के ग्रीन जोन में भेजा गया। कुवैत से 120 के करीब अमेरिकी स्पेशल पर्पस मरीन एयर ग्राउंड टास्क फोर्स भी बगदाद आधम की। उस रोज ग्रीन जोन में खूनी खेल इतने पर थम गया, लेकिन अमेरिका ने ईरान को सबक सिखाने में महज 2 दिन लिए। 3 जनवरी को उसी बगदाद में अमेरिकी फाइटर ड्रोन ने मिसाइल दागकर ईरानी कुद्स फोर्स के सुप्रीम कमांडर का काम तमाम कर दिया। युद्ध के मैदान में भीषण अटैक के साथ सुपर पावर ने यूएन के जरिए ईरान की कमर तोड़ दी। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों के चलते ईरान में महंगाई रिकॉर्ड तोड़ हो गई। लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। ईरान के तेल का कोई खरीदार नहीं बचा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका की दादागिरी ऐसी थी कि ईरान पर दोबारा आर्थिक प्रतिबंध लगाने की मांग जब ठुकरा दी गई, तब भी अमेरिका ने बैन जारी रखे। चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के विरोध के बाद भी अमेरिका अपने रुख पर अड़ा रहा। सुपर पावर का रुख यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आखिरी मोहर मानी जाती है। जैसे वीटो पावर का इस्तेमाल सबसे ज्यादा बार रूस ने किया। सुरक्षा परिषद में पहली बार वीटो 16 फरवरी 1946 को सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ ने लेबनान और सीरिया विवाद पर किया था। साल 2019 तक रूस सबसे ज्यादा 141 बार वीटो का इस्तेमाल कर चुका है। अमेरिका ने अब तक 83 बार, ब्रिटेन ने 32 बार, फ्रांस ने 18 बार और चीन ने 15 बार वीटो का इस्तेमाल किया है।
चीन के पास वीटो होना इसलिए भी खतरे से खाली नहीं क्योंकि वहां के तानाशाह इस शक्ति का इस्तेमाल आतंकी आकाओं को बचाने के लिए भी करते हैं। शांति और सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र के ये दो सबसे अहम उद्देश्य हैं। लेकिन पिछले 75 बरस के दौरान ऐसे कई मौके आए जब संयुक्त राष्ट्र कई देशों को इस सुरक्षा मुहैया नहीं करा पाया। कई देशों में आम नागरिकों को सुरक्षित नहीं रख पाया संयुक्त राष्ट्र पिछले 75 बरस के दौरान। कुटिल राजनेताओं ने, धूर्त राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। चीन जैसा देश वैश्विक महामारी फैलाता है और उसके खिलाफ कुछ नहीं होता है। बेगुनाहों को बेमौत मारने वाले ड्रैगन के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र ने क्या किया? आर्मेनिया और अजरबैजान में आम नागरिकों के कत्लेआम को सिक्योरिटी काउंसिल संयुक्त राष्ट्र की क्यों नहीं रोक पाई? दुनिया में आतंकवाद फैलाने वाला पाकिस्तान, दुनिया के अलग अलग देशों को युद्ध के लिए ललकारने वाला तुर्की, अनगिनत देश हैं, अनगिनत घटनाएं, कितनी भी घटनाएं गिनाई जा सकती हैं जो ये बताती हैं कि संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल में बदलाव की जरूरत है। और ये सिर्फ भारत के लिए जरूरी नहीं है बल्कि ये दुनिया के लिए जरूरी ही नहीं, मजबूरी भी है। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए वीटो द ट्रबल शूटर। जुलाई 2020 नागोर्नो काराबाख 16 सैनिकों को मौत के घाट उतारा गया। शवों के साथ बर्बर बर्ताव हुआ। गोलियां दागने के बाद मुर्दों की चमड़ी तक उधेड़ ली गई। क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गई थी। हमलावर सेना के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। लेकिन जिस देश के सैनिकों के साथ ये हुआ उसने इससे भी खौफनाक बदला लिया। 2 महीने की तैयारी के बाद सीधा युद्ध शुरू हुआ। 27 सितंबर 2020 स्टेपनकर्ट नागोर्नो काराबाख। नागोर्नो काराबाख में आर्मीनिया अजरबैजान की सेनाएं भिड़ गई। अजरबैजान आर्मी ने पहला हमला कर आर्मीनिया को दहलाया। सबसे विस्फोटक और हाईटेक हथियारों से अजर आर्मी ने काराबाख की बस्तियां बर्बाद कर दी। मिसाइलें, फाइटर ड्रोन, तोप, रॉकेट, टैंक से शुरू हुआ युद्ध क्लस्टर बमों से लड़ा जाने लगा। नागोर्नो काराबाख में इंसानियत खतरे में थी। दोनों देश एक दूसरे के बेगुनाहों को मौत के घाट उतार रहे थे। अमेरिका, रूस, यूरोपीय यूनियन जैसे देशों की धमकियां बेअसर साबित हो रही थी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने आर्मीनिया अजरबैजान युद्ध खत्म करने की अपील की, लेकिन किसी के रोके युद्ध नहीं रुका। महीनों तक मारकाट चलती रही। लाखों लोग तबाह हो गए, हजारों की जान चली गई। न जाने कितने दर बदर हो गए। जब दोनों देशों के हथियार खत्म होने लगे, सैनिक कम पड़ने लगे, तब समझौता हुआ। संघर्ष विराम रूस ने करवाया, लेकिन समझौता कब तक टिकेगा कोई नहीं जानता। काकेशस की पहाड़ियों में खूनी संग्राम कब छिड़ जाए किसी को नहीं पता, क्योंकि जितने देश शांति की पहल करते हैं उससे ज्यादा युद्ध को भड़काने वाले हैं। आर्मीनिया अजरबैजान युद्ध को वर्ल्ड वॉर बनाने की पूरी कोशिश की गई शातिर देशों की तरफ से। चीन, तुर्की, पाकिस्तान, ईरान, इजरायल, सऊदी अरब, फ्रांस और रूस ने नागोर्नो काराबाख युद्ध में खुद को झोंक दिया था। कोई पर्दे के पीछे था, कोई खुलकर, लेकिन शांति की पहल करने वाले देशों की अगुवाई सिर्फ अकेले हिंदुस्तान ने की। जमीन के लिए जारी जंग में खून खराबे को खत्म करने के लिए जितना बन पड़ा उतना जोर भारत ने लगाया। भारत ने सुरक्षा और सहयोग आधारित संगठन OSCE के हिसाब से शांति बहाली की पहल की। नतीजा भी निकला। रूस की मध्यस्थता में आर्मीनिया अजरबैजान ने युद्ध विराम का समझौता कर लिया। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य का असली हकदार कौन है? वो चीन, जिसने लाखों जिंदगियों को मौत बांटने वाले हथियार बेचे। वो पाकिस्तान, जिसने तुर्की की शह पर आतंकियों की फौज को काराबाख के मैदान में भेजा। या फिर कोई भी जिसे मानवता से मतलब नहीं। भारत को सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप के साथ वीटो पावर क्यों मिलनी जरूरी है? प्रधानमंत्री मोदी इसे कई मंच पर बताते रहे हैं।
बावजूद इसके भारत की जगह चीन जैसे मक्कार मुल्क को तवज्जो दी गई। उस चीन को जहां के तानाशाह लोकतंत्र को सूली पर टांग कर रखते हैं, दूसरे देशों के खिलाफ साजिश रचने के साथ जो देश अपने नागरिकों का संहार करे वो वीटो पावर का हकदार कैसे है? हांगकांग को हड़पने वाला चीन, तिब्बत को जंजीरों में जकड़ने वाला चीन, ताइवान को तबाह करने की धमकी देने वाला चीन, जहां इंसानों का मजहब मान्यताएं बेमानी है, जहां कदम कदम पर बेगुनाहों की दर्दनाक कहानी है, उस चीन से वीटो पावर छीनने की जोरदार मांग दुनिया के कई देशों से उठी है। फ्रांस ने भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने की पहल कर चीन की धुकधुकी बढ़ा दी है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।